दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 2004 में एक 8 साल के बच्चे का मर्डर हुआ और उसके ही साथ में किलर ने एक लेडी को भी मार दिया। फिर पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि कातिल पुलिस के हाथ आता आता बच जाता है। इस केस को सॉल्व होने में इतना समय लगा कि ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिमिनल केस बन गया और पुलिस वालों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि उनकी मैरिटल लाइफ भी बर्बाद हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सो एंड तक बने रहें। बात है 2004 की। एक आदमी अपने बेटे अदनान को घड़ी में टाइम देखना सिखा रहा था क्योंकि ये घड़ी उसको अपने जन्मदिन पर गिफ्ट मिली थी। फिर वो आदमी अपने बेटे अदनान को सुला देता है। फिर अगले दिन उसकी माँ उसे और उसकी बड़ी बहन को उठाती है क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही थी। फिर खाने की टेबल पर अदनान के अब्बू उसके हाथ पर घड़ी बांधते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक औरत अपने हस्बैंड को बाय कहकर काम के लिए घर से निकलती है। अदनान भी अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन तभी नीली टोपी पहने एक किलर जो कि घर से सोच कर ही आया था कि आज वो किसी को मार कर रहेगा, अदनान को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अदनान के चिल्लाने की आवाज वो बूढ़ी औरत भी सुन लेती है जो अपने काम के लिए घर से निकली थी। फिर वो उस किलर को ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस लेडी के चिल्लाने की आवाज साइकिल पर जाती हुई एक और लेडी सुन लेती है। फिर वो जाकर देखती है कि पास में ही अदनान की लाश पड़ी है और वो किलर एक औरत के पेट में चाकू से वार कर रहा है। तभी जॉन नाम का एक पुलिस वाला हर रोज की तरह अपनी जॉगिंग करके अपने घर पहुंचता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए खाने का कुछ सामान लेकर आता है। तभी जब अदनान की बड़ी बहन स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है तो देखती है रास्ते में बहुत सी पुलिस आई हुई है और जमीन पर किसी की लाश भी पड़ी है। लेकिन जब वो पास में अपने भाई का खिलौना पड़ा हुआ देखती है तो सीधा उसके स्कूल में जाती है और उसकी क्लासरूम में पहुंच जाती है, लेकिन उसको उसका भाई वहां पर नहीं मिलता। इस समय उसकी आंखों में एक दहशत दिखाई दे रही थी कि कहीं वो डेड बॉडी उसके भाई की ना हो। तभी डिटेक्टिव जॉन के पास एक फोन आता है कि पास में ही एक ड्यूल मर्डर हुआ है और अब शुरू होती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन। फिर जल्दी से जल्दी जॉन वारदात वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसे एक पुलिस वाला बताता है कि बच्चा खत्म हो चुका है और उस औरत की सांसें अभी भी चल रही है। ये घटना सुबह 7:30 से लेकर 8 के बीच की है। वो जो सामने एक औरत खड़ी है वही चश्मदीद गवाह है। फिर जॉन कहता है यहाँ आसपास पूछताछ करने के लिए और लोगों को बुलाओ। तभी उसके पास उसकी एक कुलीग रीटा आती है और बताती है कि हमें मर्डर वेपन मिल गया है। फिर जॉन उसको फोरेंसिक में भेजने के लिए कहता है। तभी कुछ पुलिस वाले आसपास के घरों में पूछताछ करने के लिए जाते हैं। फिर 2 पुलिस वाले पीटर के पास जाते हैं और पूछते हैं, आपके घर के पास जो मर्डर हुआ है क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पीटर कहता है, नहीं, पर मेरी वाइफ गुनेला कुछ देर पहले ही घर से निकली थी, शायद उसने ही कुछ देखा हो। फिर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि ये उस लेडी का हस्बैंड है जिसका मर्डर हुआ है और फिर वो उसको साथ में चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अदनान के मॉम डैड जब अपने घर पर आते हैं तो अपनी बेटी माया से पूछते हैं क्या हुआ। फिर उनको भी पता चल जाता है कि उनका बेटा अदनान अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी रात हो जाती है और जॉन के पास उसकी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है, क्या इस समय नया केस लेना सही होगा क्योंकि मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जॉन कहता है, हाँ, मैं कुछ ही दिनों में ये केस निपटा लूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझे याद है मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। फिर वो अपनी टीम के साथ मीटिंग बुलाता है और बताता है कि गुनीला जो कि घायल थी अब चल बसी है, लेकिन हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने मर्डर होते हुए देखा है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे जॉन अपनी गवाह जेनेट से पूछताछ करने के लिए जाता है। जेनेट बताती है कि मैंने देखा वो आदमी बार बार उस औरत के पेट में छुरा घोंप रहा था और फिर जब मैंने उसे रोका तो वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। उसने डार्क कपड़े पहने थे और एक ब्लू कलर की कैप भी पहनी थी। जॉन पूछता है उसका चेहरा कैसा था। जेनेट बहुत सोचती है लेकिन उसे कातिल का चेहरा याद ही नहीं आता। फिर वो बताती है, मैंने कातिल को बहुत ही अच्छे से देखा था लेकिन अभी मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पीटर थका हारा सा अपने घर पर आता है जैसे वो अपना सब कुछ खोकर आया हो। फिर वो अपने बेटे सैमुअल को फोन करके उसकी माँ की मौत की खबर देता है जो कि विदेश में रहता है। फिर नेक्स्ट डे जॉन अदनान के घर में पूछताछ करने के लिए जाता है। पूछताछ करते वक्त जॉन अदनान के माता पिता को गुनीला की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या आप इस लेडी को जानते हैं?
अदनान के माता पिता उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर वो पीटर के पास जाता है और पूछता है क्या आपको या आपकी वाइफ गुनीला को किसी तरह की धमकी मिली थी। पीटर मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि आपकी वाइफ जिस स्कूल में पढ़ाती थी क्या वहाँ कोई स्टूडेंट उससे नाखुश था। पीटर कहता है सभी स्टूडेंट गुनीला को प्यार करते थे और उसके लिए तोहफे भी लेकर आते थे। अब इस घटना को 2 दिन बीत जाते हैं। रिश्तेदार आते हैं और हौसला देकर चले जाते हैं। अब इस इलाके के हर स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अदनान की क्लास के सभी बच्चे अपनी टीचर को अदनान के साथ अपनी यादें शेयर करते हैं और उसके साथ जो भी हुआ उसका अफसोस प्रकट करते हैं। ऑफिस पहुंचकर जॉन अपनी टीम से पूछता है क्या चाकू के बारे में कुछ भी पता चला। फैंसी बताती है कि इस तरह के चाकू इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं। हालांकि पर्टिकुलर ये वाला मॉडल मुझे ऑनलाइन कहीं भी नहीं दिखा। शायद ये बाहर से ही कहीं से खरीदा है। मुझे वारदात से 2 गली दूर कचरे के डिब्बे में उस कातिल की टोपी भी मिली है। रिसर्च करने पर पता चला कि इस तरह की टोपी अक्सर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर्स को दी जाती है। हम इलाके के सभी पेट्रोल पंप पर बात करेंगे और हमने चाकू पर लगे खून का भी डीएनए निकलवाने के लिए भेज दिया है ताकि हम डेटाबेस में मैच ढूंढ सकें। फिर जॉन अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है और कहता है केस सॉल्व करने के लिए सारी जानकारी इन फाइलों में है। चलो काम पर लग जाते हैं। हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक कोच अपनी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को गाइड कर रहा था। खिलाड़ियों में आंटे नाम का एक प्लेयर अच्छे से नहीं खेल रहा था। जब कोच उसे समझाता है तो वो रूठ कर वहां से चला जाता है। फिर जब मैच खत्म होने के बाद कोच उसके पास जाता है तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने घर जाना है। फिर कोच कहता है देखो भाई, टीम में तुम अकेले नहीं हो, सभी प्लेयर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तुम घर नहीं जा सकते। लेकिन आंटे कोच की एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता है। वो बताती है कि विक्टिम के घाव को और घटना स्थल पर मिले सबूतों को देखकर हम अपराधी के अपराध के बारे में कुछ अजम्पशन कर सकते हैं। अपराधी एक मर्द है, उसकी उम्र 15 से 30 साल है और वो एक मानसिक रोगी है। वो विक्टिम के इलाके को जानता था। उसकी नजरों के सामने जो भी आया समझो मर गया। हो सकता है वो ऐसा दोबारा भी करे। फिर शाम को जॉन अपने केस की सारी फाइलें अपने घर पर ही ले जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। जेनेट भी उस समय अपने घर पर उदास बैठी थी। उसका पति पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। जेनेट मना कर देती है। फिर अगले दिन जॉन फिर से अपने साथियों को इकट्ठा करता है और कहता है हमला यहाँ हुआ है। कातिल इस इलाके से अच्छे से परिचित था। हो सकता है वो यहीं आसपास ही कहीं रहता हो। कातिल की उम्र 15 से 30 साल की है, इसलिए हम ऐसे नौजवानों से बात करेंगे जो इस तरह के अपराध कर चुके हों। बदकिस्मती से चाकू पर मिले डीएनए का हमारे डेटाबेस में कोई भी मैच नहीं मिला, पर मेरा ख्याल है कि हम 15 से 30 की उम्र के नौजवानों को रिक्वेस्ट करेंगे कि वे लोग पुलिस स्टेशन में आएं और अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। ऐसा करने की इजाजत मैं ले लूंगा। फिर उस शहर के सभी नौजवानों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वे सब अपनी स्वयं इच्छा से आए थे ताकि उन पर कोई भी शक ना करे और जल्दी से ये केस सॉल्व हो जाए। फिर उन लड़कों के बयान लिए जाते हैं जिन्होंने आपसी लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल किया हो या फिर जो झगड़े के बाद चाकू के साथ गिरफ्तार हुए हों, लेकिन उनसे भी बात करके कुछ भी खास पता नहीं चलता। फिर जॉन की कुलीग फैंसी बताती है कि अब तक कुल 276 लोगों के डीएनए टेस्ट करवा दिए गए हैं। जॉन कहता है 17,706 डीएनए ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तभी उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि क्या तुम भूल गए, हमें डॉक्टर के पास जाना था। तभी लारा वहां पर आती है और जॉन को दिमागी रूप से बीमार पेशेंट की लिस्ट देती है जो कि बहुत सारी थी। जॉन अब इस केस में इतना उलझ गया था कि अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। अब उस वारदात को 1 महीना बीत गया था, लेकिन पुलिस के शक के दायरे में अभी तक कोई भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो कातिल अपना अगला शिकार कब करेगा और कौन होगा उसका अगला शिकार। तभी हम एंटे को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पर जेनेट आती है वो वहां से खिसक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन के हाथ अदनान की घड़ी लग जाती है और फिर वो हौसला करके उस घड़ी को अदनान के माता पिता को लौटाने जाता है। अदनान के माता पिता से मिलकर वो उनसे सवाल करता है कि अदनान के बम में भी एक चाकू घोंपा गया था। आपके ख्याल से इसके पीछे कोई धार्मिक वजह या कल्चरल कनेक्शन हो सकता है क्या? ये बात सुनकर उसके माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ
वो किसी बीमार या किसी सरफिरे की करतूत लग रही है, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं था। फिर जॉन उन्हें अदनान का सामान लौटाता है जो मरते वक्त उसके पास मौजूद था। एक माँ बाप के लिए इससे दुख भरा पल और कोई नहीं हो सकता। फिर जॉन भी उनको सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब जॉन बाहर जाता है तो अदनान के अबू भी पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। फिर वो रोते हुए जॉन को कहते हैं, प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए। फिर जॉन उनको विश्वास दिलाता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ इस कातिल को पकड़कर ही दम लूंगा। फिर रात को जॉन जेनेट से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ हम हिप्नोटाइज ट्राई करें, शायद इससे आपको कुछ याद आ जाए। ये बात सुनकर जेनेट भी हाँ कह देती है। फिर अगले दिन जेनेट को हिप्नोटाइज करके उसको गहरी नींद में भेज दिया जाता है। फिर डॉक्टर कहती है, जेनेट इस समय वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने ही घट रहा है, मुझे बताओ तुम क्या देख रही हो। जेनेट बताती है कि मैं अपनी साइकिल से वहां से गुजर रही हूँ। आज हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी है, लेकिन अब मुझे किसी की चीख सुनाई दे रही है, इसलिए मैं साइकिल से उतरकर उसी दिशा में जा रही हूँ जहाँ कोई चीख रहा है। अब मैं वहां पहुंच गई जहाँ एक आदमी एक औरत को चाकू मार रहा है, मुझे उसकी पीठ दिखाई दे रही है। फिर जेनेट रोने लगती है और कहती है, पता नहीं मैंने उसकी हेल्प क्यों नहीं की, मैं हेल्प करना चाहती थी। फिर डॉक्टर उसे गहरी सांस लेने को कहती है और उसे शांत करवाती है। डॉक्टर कहती है, तुम जो भी देख रही हो मुझे बताओ। फिर जेनेट बताती है कि उसने एक ब्लू कलर की कैप पहनी है, ये एक तरह की मंकी कैप है। अब मुझे कातिल की आंखें भी दिखाई दे रही हैं, उसकी आंखों में मुझे आक्रोश दिखाई दे रहा है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जेनेट को सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो बताती है कि उसका रंग गोरा था और उसकी आंखें भूरी रंग की थी, नाक सीधी थी और उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था। अब जैसी जेनेट ने डिटेल बताई थी उसके अकॉर्डिंग उस किलर का स्केच बनवा लिया जाता है। फिर जॉन की कुलीग कहती है कि हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट में घूमता फिरता कोई भी हो सकता है। जॉन कहता है, नहीं, हमें इसे सामने लाना ही होगा वरना लोग सोचेंगे कि हम कोशिश भी नहीं कर रहे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और सभी न्यूज रिपोर्टर्स के आगे इस कातिल के चेहरे को एक्सपोज कर दिया जाता है। तभी स्टेना नाम की एक प्रेस रिपोर्टर पूछती है कि आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से डर रहे हैं। फिर ऑफिसर कहता है कि हमने सभी स्कूलों के बाहर पुलिस तैनात कर दी है। फिर रात को जब जॉन अपने घर पर बैठा केस को स्टडी कर रहा था तो उसकी वाइफ पूछती है, क्या कुछ ऐसा है जो हमें हॉस्पिटल साथ में ले जाना चाहिए। लेकिन जॉन कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम देख लो तुम्हें क्या लेकर जाना है। फिर वो सुबह सुबह अपने ऑफिस में पहुंच जाता है ताकि एकांत में बैठकर अपना काम निपटा सके। अगले सीन में हम देखते हैं फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद कोच वो न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उस कातिल की तस्वीर छपी थी। फिर वो एक प्लेयर से एंटे के बारे में पूछता है। प्लेयर बताता है कि आंटे का दिमाग खराब हो गया है, कल पिज्जा पार्लर में वो पिज्जा बनाने वाले पर रेसिस्ट कमेंट कर रहा था। फिर कोच एंटे के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो एंटे से सवाल करता है कि तुमने टीम क्यों छोड़ी। एंटे कहता है, मेरा मन उठ गया था। फिर कोच पूछता है, क्या तुम्हें याद है सर्दियों में पूरी टीम डीएनए टेस्ट देने गई थी डबल मर्डर केस के लिए, उस दिन सिर्फ तुम ही नहीं गए थे, जान सकता हूँ क्यों। ये बात सुनकर एंटे कोच पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप अभी यहाँ से चले जाइए। फिर वो कोच को अपने घर से निकाल देता है। तभी रात को कोई अदनान के घर पर एक पर्चा फेंक कर जाता है जिस पर लिखा हुआ था, गो होम, स्वीडन फॉर द स्वीडिश। फिर वो लोग बहुत डर जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई साइको आकर उनकी बेटी को भी मार दे। फिर नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए जॉन आता है और पूछता है, आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं। फिर अदनान की माँ कहती है कि हमसे अब और नहीं सहा जाएगा, हमारी बेटी माया अब स्कूल भी नहीं जा पाती। अदनान के अब्बू कहते हैं कि मेरे बेटे को इस घर से, गार्डन से और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार था, अब हमें हर जगह उसकी ही याद आती है, मैं तो रातों को सो भी नहीं पाता। फिर वो गुस्सा हो जाता है और जॉन से पूछता है कि तुमने हमसे वादा किया था कि अदनान के कातिल को पकड़ लोगे, तो फिर कहाँ है कातिल। जॉन कहता है, हमसे जो भी बन पड़ा हम कर रहे हैं, मैं उसे पकड़ लूंगा, ये मेरा वादा है। फिर जब जॉन वहां से बाहर निकलता है तो उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है क्योंकि उसकी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया था। वे लोग अपने बेटे का नाम हेनरी रखते हैं। फिर अपने बेटे को देखकर उसको अदनान की याद आने लगती है और वो उस दर्द को महसूस करने लगता है जो अदनान के पिता झेल रहे थे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम जब जॉन अपने घर पर था तो उसके पास फ्रेड नाम के बंदे का फोन आता है। वो बताता है कि शायद हमें एक चश्मदीद गवाह मिला है। जॉन कहता है, मैं अभी आता हूँ।
लेकिन इस बात से उसकी वाइफ नाराज हो जाती है। फिर जब फ्रेड से मिलने के बाद जॉन अपने ऑफिस जाता है तो फैंसी कहती है, जॉन इस समय तुम छुट्टी पर हो, इसलिए रिपोर्ट हमें दे दो। तुम अपनी बीवी और बच्चे के पास जाओ, ये केस हम संभाल लेंगे। फिर जॉन कहता है, मैं अपने दिमाग में आ रहे सवालों की रिपोर्ट कैसे बना कर दूं। फिर फैंसी भी वहां से चली जाती है। तभी देर रात जब जॉन घर वापस जाता है तो अपनी वाइफ के पास जाने की बजाय दूसरे रूम में अपना केस लेकर बैठ जाता है। इस बात से उसकी वाइफ निराश हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर बिस्तर पर पड़ा पड़ा गुनीला को ही याद कर रहा था। वो उस उम्र में उसका साथ छोड़ गई जब पीटर को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। फिर अगले दिन सुबह वो जॉन को मिलने के लिए बुलाता है। जॉन कहता है, मैं इस केस पर अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, कातिल को पकड़ कर ही रहूंगा। पीटर कहता है, पिछली बार भी तुमने यही बात कही थी। फिर जॉन ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आपको आकर बताऊंगा। अब नया साल आने वाला था। 31 दिसंबर की रात जॉन के घर पर पार्टी चल रही थी। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है, कुछ ही देर में नया साल शुरू हो जाएगा, क्यों ना हम बाहर बालकोनी में जाकर आतिशबाजी देखें। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर जा रही हूँ, क्योंकि तुम अपने काम के चक्कर में हम दोनों को ही वक्त नहीं दे रहे। जॉन कहता है, तो क्या मैं अपने केस को छोड़कर घर बैठ जाऊं? तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम जानती हो कि ये काम कैसे होता है। फिर वो अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को वहां से जाने के लिए कहती है। दोस्तों, कभी कभार एक केस में जिस घर का मेंबर चला जाता है, सिर्फ वही घर बर्बाद नहीं होता, बल्कि कुछ और घर भी बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि जॉन जैसे ईमानदार ऑफिसर का। ये बस अपनी जी जान लगाकर अदनान के माता पिता और गुनीला के पति पीटर को इंसाफ दिलाना चाहता था, और इसी चक्कर में ये अपनी खुद की मैरिटल लाइफ बर्बाद कर लेता है। दूसरी तरफ एंटे भी उसी जगह पर जाता है जहां पर अदनान को मारा गया था। अब ये यहाँ पर क्यों आया, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन एक बार में बैठा बियर पी रहा था। तभी उसके पास टेना नाम की प्रेस रिपोर्टर आती है और कहती है, अभी तक तुम उस कातिल को नहीं पकड़ पाए, तुम्हारी तो बैंड बजी होगी। जॉन कहता है, मेरी कोई बैंड नहीं बजी, ये मेरा काम है। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, इसलिए मैं अपना सारा समय उसी में लगाता हूँ। कभी कभार मेरा भी दिल कहता है कि हार मान लूं और अपनी मैरिटल लाइफ की तरफ ध्यान दूं, जैसा सब लोग करते हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। तभी अगले दिन जब जॉन अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी कुलीग उसे पेपर में न्यूज पढ़ने को कहती है, जिसकी हेडलाइन थी कि कई बार मेरा भी दिल कहता है मैं हार मान जाऊं और ये केस छोड़ दूं। ये न्यूज प्रेस रिपोर्टर स्टेना ने छापी थी, जो लास्ट नाइट जॉन को बार में मिली थी। इस न्यूज को पढ़कर जॉन गुस्सा हो जाता है। फिर वो 2 पुलिस वालों को भी अपना मजाक उड़ाते हुए सुनता है। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि जॉन ने अपने हाथों अपनी लाइफ खराब कर ली है। अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। विक्टिम के घर वालों को छोड़कर और जॉन को छोड़कर दुनिया उस घटना को भूलने लगी थी। तभी देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। अदनान का अबू अब भी अपने बेटे की मौत के गम में डूबा हुआ था, लेकिन जॉन अब भी इस केस को सुलझाने में ही लगा था। फिर समय का चक्का और तेजी से घूमता है और ड्यूल मर्डर को बीते 10 साल हो जाते हैं। अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुके थे और इतनी ही ज्यादा तादाद में डीएनए भी टेस्ट करवाए जा चुके थे, लेकिन अब तक कोई भी मैच नहीं मिला। वो खूनी शायद अब भी जिंदा होगा और आजाद घूम रहा होगा। फिर एक दिन जॉन के पास उसका कुलीग आता है और कहता है कि ड्यूल मर्डर केस को पूरे 16 साल बीत चुके हैं। कल मेरे सीनियर्स के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि हम इस केस पर और ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कि तुम इस केस की फाइल को बंद कर दो। हमारे पास सोल्व करने को और भी बहुत सारे केस हैं। जॉन कहता है, ये तो होना ही था। जरा इस दीवार पर नजर मारो, मैंने इस केस से जुड़ा कोई भी पहलू नहीं छोड़ा, हर एक चीज पर बारीकी से जांच की है। उसका कोलीग कहता है, मैं जानता हूँ, पाल्मे हत्याकांड के बाद ये स्वीडन की सबसे बड़ी केस जांच रही है। हम इसकी केस स्टडी बनाकर पुलिस एकेडमी में भेज सकते हैं, और वैसे भी तुम जो कर सकते थे तुमने किया। मेरे दोस्त, एक बात तुम्हें माननी होगी कि पुलिस ऑफिसर्स भी नाकामयाब होते हैं। नाकामयाब होना जिंदगी का हिस्सा है। जॉन कहता है, उनके परिवार वालों ने लंबा इंतजार किया है, मैं ये केस सोल्व किए बिना नहीं मानूंगा। फिर उसका दोस्त कहता है, तुम एक काबिल ऑफिसर हो, इसके अलावा और भी कई केस हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है। अब तुम्हारे पास 2 हफ्ते बचे हैं, जल्दी से इस केस को खत्म करो और नए केस को संभालो। फिर वहां से जॉन सीधा अपने बेटे हेनरी से मिलने जाता है, जो कि अब 16 साल का हो चुका था। हेनरी अब अपनी माँ और अपने नए डैड एंड्रेस के साथ रहता है।
जॉन को अपने बेटे से 1 महीने में एक बार मिलने की परमिशन मिलती थी और उस दिन भी वो केस की वजह से लेट हो गया। इसी कारण उसका बेटा भी नाराज होकर अपने स्टेप डैड के साथ वहां से चला जाता है। अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि किस तरह इस केस ने जॉन की भी जिंदगी खराब कर दी थी। ये तो बस विक्टिम के परिवार वालों को इंसाफ दिलाना चाहता था। इसे क्या पता था कि ये केस इसकी भी जिंदगी खराब कर देगा। तभी वो रेडियो में एक न्यूज सुनता है कि कैलिफोर्निया पुलिस ने एक मर्डर के 44 साल बाद मुजरिम को गिरफ्तार किया। उन्होंने इस कातिल को पकड़ने के लिए एक नई तरह की डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसमें डीएनए मैपिंग के जरिए एक जेनियोलॉजी वेबसाइट द्वारा कातिल की पहचान की गई। फिर वो उस केस के आर्टिकल को पढ़ता है ताकि उसे भी कुछ नया सीखने को मिले और वो इस केस को सुलझा सके। तभी उसे नोर्डविक नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसने इस केस को सुलझाने में हेल्प की थी। ये एक डीएनए मैपिंग स्पेशलिस्ट है जो अपना डीएनए बैंक बनाना चाहता है। तभी जॉन अपने कोलीग से बात करता है और उसे डीएनए जेनियोलॉजी के बारे में बताता है। जॉन बताता है कि उसका अगले हफ्ते यहाँ पर लेक्चर होने वाला है। इस मेथड के बारे में अब तक मुझे नहीं पता था। कैलिफोर्निया में भी इस मेथड के जरिए 44 साल बाद एक किलर को ढूंढ निकाला है। अगर इस कातिल को पकड़ने का 1% चांस है तो मुझे कोशिश करनी है। फिर 1 हफ्ते बाद जब नोर्डक्विस्ट की क्लास चल रही थी तो जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर सब लोगों के जाने के बाद जॉन नोड को अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर अकेले में ले जाकर जॉन उसे 2004 वाले केस के बारे में बताता है। नोड कहता है कि मैं इस केस से वाकिफ हूँ। फिर जॉन उसको कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे इस मेथड के जरिए जांच को आगे बढ़ाकर देखें, क्योंकि मेरे पास तो करने को जो कुछ भी था मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने अब तक करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए हैं। ऐसा लगता है मानो कातिल इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा लगता है शायद वो कोई भूत था। फिर नोड कहता है कि अगर आपके पास कातिल का डीएनए है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरे डीएनए बैंक के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जॉन कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत आसान है। नोड कहता है अगर तुम्हारे पास कातिल का डीएनए है तो एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि डीएनए हमारी परछाई जैसा होता है जो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं नोड अपनी जरूरत का सामान लेकर अपने घर अपने गांव से शहर जाने लगता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। उसकी वाइफ कहती है ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, तुम बस दिल लगाकर अपना काम करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफर लंबा था लेकिन फिर भी वो जल्दी ही जॉन के पास पहुंच जाता है। फिर जॉन उसको अपने सीनियर के पास लेकर जाता है ताकि उन्हें इस मेथड के बारे में समझा सके। फिर जॉन नोड को बताता है कि मैं जानता हूँ कातिल हमारे आसपास ही है, लेकिन मैं उसको पकड़ने में नाकामयाब रहा हूँ। मैं 16 साल से बस यही सोच रहा हूँ कि मैं उसको पकड़ने में चूका कैसे। फिर जब वे दोनों अपने सीनियर के पास जाते हैं तो वो पूछती है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कातिल को कैसे ढूंढोगे। नोड कहता है मेरे मेथड में हम डीएनए को पीढ़ी दर पीढ़ी चेक करते हैं, इससे हमें एक ही डीएनए की कई सारी पीढ़ियों का पता चल जाता है। फिर ऐसे में हम पता लगा लेंगे कि वो कातिल किस परिवार का हिस्सा है। फिर मैडम पूछती है क्या तुम पब्लिक डाटाबेस इस्तेमाल करोगे, इस तरीके से तो लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ होगी। फिर नोड कहता है कि मेरी ये तकनीक पुलिस डिपार्टमेंट में भी तो काम आएगी, इस टेक्निक का यूज करके आप लोग पता नहीं कितने केस सोल्व कर सकते हो। फिर जॉन कहता है इस टेक्निक की वजह से 44 साल बाद एक किलर को पकड़ा गया है, आप इसको एक मौका देकर तो देखिए। फिर उनको ये केस सोल्व करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता है। फिर डीएनए प्रोफाइल चेक करने के बाद नोड बताता है कि ये प्रोफाइल अधूरी है, इसकी वजह से कई रिश्तेदार छूट जाएंगे। मुझे कातिल को ढूंढने के लिए एक बेटर प्रोफाइल चाहिए। जॉन कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही है, प्लीज इसी से कातिल का पता लगाने की कोशिश करो। तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी लेकर आता हूँ। फिर कुछ देर बाद नोड रिसर्च करके बताता है कि मुझे इस प्रोफाइल के जरिए 3 लोग मिले हैं जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। इन तीनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है जर्मनी। इन तीनों के रिश्तेदार जर्मनी से थे या फिर हैं। ये बात सुनकर जॉन एक फाइल निकालता है और बताता है कि हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में एक जर्मन लड़का भी था। वो एक स्टूडेंट था जिसके हाथों पर कई सारे चोटों के निशान थे, लेकिन चेक करने के बाद नोड कहता है कि ये वो प्रोफाइल नहीं है। तभी कुछ देर बाद जब जॉन सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने जाता है तो उसकी मुलाकात पीटर से होती है। फिर वो पीटर को बताता है कि मैं अभी भी उसी केस पर डटा हुआ हूँ। पीटर कहता है जब बताने लायक कुछ हो तो घर पर आ जाना, वरना मेरे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन नोड को 2004 में
यहाँ पर पढ़ने आए जर्मन स्टूडेंट्स की लिस्ट देता है और कहता है कि इनकी पूछताछ करने से पहले हमें सरकार की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अब हमारी जांच अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाने वाली है। मेरे साथ चलो, वक्त कम है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि ऐसे कच्चे कदमों से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए वो इस काम की परमिशन नहीं देता। फिर वहां से बाहर आकर नोड कहता है, अगर तुम जल्दबाजी नहीं करोगे तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल एक गेम की तरह है जिसमें ब्लैंक जगह पर एक एक करके सही अक्षर भरने होते हैं और ये काम जल्दबाजी का नहीं है। अगर काम मेरे ढंग से नहीं होगा तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन जॉन कहता है कि मैं इस केस पर 16 सालों से काम करता आया हूँ, इसलिए फैसला मेरा होगा। इस बात से नोड नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा केस तुम्हें मुबारक। फिर जॉन उसको वहां से जाने से रोकता है, लेकिन नोड कहता है कि तुम किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो तुम्हारे इशारे पर दुम हिलाता फिरे। मुझे माफ करो। अब बेचारा जॉन जहां से चला था फिर से वहीं पर आकर खड़ा हो गया और इसी चक्कर में आज फिर से वो अपने बेटे से मिलने में लेट हो गया। फिर वो अपना प्यार जताने के लिए अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, लेकिन उसका बेटा कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं डैड, प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये साला घटिया वेस्टर्न कल्चर। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन जब ऑफिस में आता है तो उसके पास उसकी कोलीग रीटा आती है। वो बताती है कि हमसे एक चूक हो गई थी, हमने आज तक उस टोपी पर लगे खून का ही डीएनए चेक किया था, कभी बालों का डीएनए चेक किया ही नहीं, इसलिए मैंने उसका डीएनए चेक करने के लिए भेज दिया है। उम्मीद है शायद हमारे सामने एक नई प्रोफाइल आएगी। इस बात से जॉन खुश हो जाता है। फिर नई प्रोफाइल सामने आते ही जॉन नोड से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन नोड तो उसे भाव ही नहीं देता और अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर जॉन कई घंटों तक उसका घर के बाहर ही इंतजार करता है। फिर शाम को जब नोड अपने डॉग को टहलाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो जॉन से पूछता है, तुम अभी तक गए नहीं? फिर जॉन कहता है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, अब की बार तो मेरे पास एक बेहतर डीएनए प्रोफाइल है। फिर नोड कहता है कि मैं लोगों को डीएनए के बारे में समझा कर थक गया हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो एक दिन हम लोग मानव जाति का डीएनए ट्री ट्रेस कर पाएंगे। फिर जॉन उसे समझाता है कि ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मान जाओ। नोड कहता है तो फिर ये केस मुझे ही सोल्व करने दो अपने तरीके से। जॉन कहता है कि मैं अब इस केस से दूर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस केस का हिस्सा बन गया हूँ। मैंने इस केस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, प्लीज मेरी मदद करो। फिर नोड कहता है, ठीक है, लेकिन तरीका मेरा होगा। फिर जॉन नोड को वापस अपने शहर अपने ऑफिस में ले आता है। जब नोड उस प्रोफाइल को चेक करता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि ये प्रोफाइल पिछली प्रोफाइल से बेहतर थी। फिर नोड अपने काम पर लग जाता है। तभी जॉन के पास उसका कोलीग आता है और बताता है कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तुम्हारे काम को अप्रूव नहीं करेगी। कायदे से हम पब्लिक रिकॉर्ड्स को इस तरह से यूज करके कातिल को नहीं ढूंढ सकते। फिर जॉन कहता है कि जब तक वे लोग मुझे ऑफिशियल नहीं रोकते मैं ये काम बंद नहीं करूंगा, पहले उन्हें मुझे रोकने तो दो। तभी जांच करते दौरान नोड के हाथ एक महत्वपूर्ण जानकारी लगती है और फिर वो अपने साथियों को बताता है कि मुझे जियोग्राफिकल कनेक्शन वाले 3 मैच मिले हैं, कातिल इन तीनों जगह से पक्का कनेक्टेड है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टीना नाम की प्रेस रिपोर्टर काफी समय बाद अपने घर लौट आती है, जो कि दूसरे शहर में काम करने के लिए चली गई थी। फिर घर आकर उसका भाई उसे बताता है कि पापा ने तुम्हारे सारे आर्टिकल्स अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। तभी उनमें से उसे 2004 वाले मर्डर का आर्टिकल दिखता है। फिर वो अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि 2004 वाले ड्यूल मर्डर वाला केस अभी भी चल रहा है और मेरे भाई ने बताया है कि पुलिस ने उस केस में एक जियोनोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया है। अब मैं जल्दी ही पता लगा लूंगी कि ये लोग जीडीपीआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं या नहीं। उसका बॉस कहता है, अच्छी हेडलाइन मिलेगी, पुलिस ने तोड़ा कानून। दूसरी तरफ नोड इस केस के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने कातिल का पता लगाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे। फिर जब जॉन वहां से बाहर जाता है तो उसके पास फैंसी आती है और उसको बियर पीने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जब जॉन मना कर देता है तो वो बताती है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था 40 की उम्र के बाद एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा खाना और एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा सोशल लाइफ और अच्छे दोस्तों का भी होना जरूरी है। फिर जॉन जीने के लिए एक बियर पीने को राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे जब जॉन अपने ऑफिस जाता है तो उसकी मुलाकात स्टीना से होती है। जॉन कहता है कि तुम तो यहाँ से जा चुकी थी ना। स्टीना बताती है कि मेरे पापा की मौत हो गई थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास रहने आई हूँ। फिर जॉन कहता है, जानकर बहुत दुख हुआ, और फिर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन स्टीना पीछे से आवाज लगाती है कि डबल मर्डर केस में हेल्प करने के लिए तुमने जो जियोनोलॉजिस्ट को बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
फिर जॉन कहता है तुम अपने पुराने प्रेस ऑफिस में जाकर पूछो, शायद वो लोग जानते हो। फिर स्टीना कहती है फिर तो मैं प्रेस ऑफिस में ये भी पूछ लूंगी कि GDPR वालों की गाइडलाइन कैसे हिट होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, आज तक कभी भी प्रेस वालों ने बिना किसी के काम में लात अड़ाए उनको काम करने ही नहीं दिया। फिर जॉन परेशान होकर अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि एक प्रेस रिपोर्टर मेरे पीछे ही पड़ गई है। उसका दोस्त कहता है अगर खबर बाहर निकली तो जानते हो ना क्या होगा। जॉन कहता है हम कातिल को पकड़ने के बहुत करीब हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरकारी लेटर आया है, मुझे यकीन है इसमें तुम्हारे काम के लिए रिजेक्शन ही होगी, लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में इस लेटर को कोई भी नहीं खोल सकता, इसलिए मेरे वापस आने तक तुम अपना काम निपटा लो। फिर जब वो नोड के पास जाता है तो उसको नींद से जगाता है क्योंकि बेचारा रात भर काम करते करते यहीं पर सो गया था। फिर वो जॉन और फैंसी को बताता है कि मैं उस DNA के जरिए 892 लोगों का एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ। फिर जब वो समझाने लगता है तो जॉन कहता है तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो, अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ। फिर वहां से जॉन सीधा स्टीना के घर जाता है। फिर वो स्टीना से रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम हमारी कल जो भी बात हुई थी उसके बारे में कुछ भी मत लिखना, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। स्टीना कहती है कि मुझे तुम्हारे उस बंदे का इंटरव्यू चाहिए, मुझे उससे कई सवाल पूछने हैं। जॉन कहता है हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, अगर तुम कुछ भी लिखोगी तो सारा केस बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही कातिल मिला वादा करता हूँ पहला इंटरव्यू तुम्हें ही मिलेगा, और तुम्हें पता ही है मैं वादा कभी नहीं तोड़ता, जैसे मैं अपना किया हुआ वादा इस केस में निभा रहा हूँ। फिर स्टीना उसकी बात मान लेती है। अगले दिन सुबह जब जॉन अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि नोड अपने काम में कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। उसको इतना भी होश नहीं था कि जॉन और फैंसी उसको बुला रहे हैं। फिर वो बताता है कि मैं अलग अलग जगहों में सही कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सही शख्स मिल ही नहीं रहा। हमें और भी लोगों के टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि अगर और टेस्ट हुए तो ही वो मिल पाएगा। फिर जॉन उसको हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। फिर टहलते टहलते वो बताता है कि मैं 2 बार ओलंपिक खेल चुका हूँ। पहले ओलंपिक के समय मुझे भारी इंजरी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी करके दूसरा ओलंपिक खेला। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना नुकसान करके भी हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ। फिर नोड कहता है कि मैं तुम्हारी तरह किसी ओलंपिक की रेस में तो नहीं दौड़ा, लेकिन इस आदमी के मिलने तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर जॉन कहता है तो चलो चलकर इस केस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं नोड कहता है मुझे और DNA टेस्ट चाहिए, तुमने अभी तक एक छोटे से इलाके के लोगों के DNA टेस्ट करवाए हैं। फिर जॉन कहता है कि विशेषज्ञों के अनुसार कातिल 15 से 30 की उम्र का था, इसलिए हम बेवजह लोगों के DNA टेस्ट लेकर पुलिस का डेटाबेस नहीं बढ़ा सकते। फिर पीछे बैठी जॉन की कोलीग कहती है हम लोगों को कहकर और टेस्ट करवा सकते हैं। तभी जॉन के पास टीना का फोन आ जाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर नोड कहता है पहले तुम दोनों अपना ही टेस्ट करवाओ, उसके बाद किसी और का करवाना। फिर जब जॉन स्टीना के पास जाता है तो वो बताती है कि दूसरे रिपोर्टर्स इस पर ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा इंटरव्यू चाहिए या फिर मैं सब कुछ अपने हिसाब से ही लिख दूंगी। फिर जॉन उसको नोड के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई है, लेकिन नोड अपना इंटरव्यू देने के लिए मना कर देता है। फिर वो कहती है कि मैं बाहर वेट कर रही हूँ। फिर जॉन नोड को समझाता है कि अगर इसने अपनी मर्जी से कुछ छाप दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर जब नोड उसको अपना इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है तो कहता है सबसे पहले तुम मुझे अपना DNA सैंपल दोगी। फिर उसका DNA सैंपल लेने के बाद नोड अपना इंटरव्यू देता है। वो बताता है कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे हम माने या ना माने। जरूरी नहीं कि वे लोग एक ही देश से हों, वो कहीं से भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ नोड की बेटी क्लारा कई दिनों से अपने स्कूल में नहीं जा रही थी। फिर उसकी वाइफ उसको मैसेज करके बताती है तो वो जॉन को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम अपने घर पर भी निपटा सकता हूँ, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। फिर जॉन कहता है जाओ भाई संभालो अपनी फैमिली, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। नेक्स्ट डे जॉन से मिलने के लिए फुटबॉल टीम का कोच आता है और कहता है काश मैं 16 साल पहले ही आप लोगों के पास आ गया होता, लेकिन तब मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जब वो स्केच देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके बारे में बता पाता। मैं एंटे को बचपन से जानता हूँ और शायद इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता था। मैं अपने साथ एंटे की फोटो लाया हूँ। ये फोटो 2004 की है और ये कॉर्नर वाला लड़का एंटे है।
फिर जॉन आंटे की फोटो उस स्केच के साथ मैच करके देखता है। फोटो काफी हद तक उससे मेल खाती थी। फिर फैंसी बताती है कि मैंने इस लड़के से पूछताछ भी की थी, लेकिन इस लड़के ने अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था। अभी 3 साल पहले ही इस पर असॉल्ट का केस भी हुआ था। एक मेडिकल स्टोर में ये अपना आपा खो बैठा था। फिर ये लोग उसको पकड़ने के लिए उसका वारंट इशू करवाते हैं और उसी मेडिकल के पास जिस वैन के अंदर वो रहता था वहां अपनी टीम को उसे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। फिर जॉन नोड के पास कॉल करता है और बताता है कि हमें एक टिप मिली थी, हमने उसको पकड़ लिया है और उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। फिर रात को जॉन के पास उसकी कोलीग फैंसी आती है और बताती है कि उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब आंटे कातिल नहीं है। आई एम सो सॉरी। फिर वो थका हारा अपना लटका हुआ मुंह लेकर वहां से चला जाता है। फिर फैंसी नोड के पास कॉल करती है और कहती है कि हमने जो अपने खुद के और स्टाफ के डीएनए टेस्ट किए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। नोड कहता है कि तुम वो सभी रिपोर्ट्स मुझे मेल कर दो। फिर कंप्यूटर पर बैठकर वो उस मेल को चेक करता है जिसमें प्रेस रिपोर्टर स्टीना की भी डीएनए रिपोर्ट थी। फिर वो उसका पूरा नाम लिखकर गूगल पर सर्च करता है कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर फोटो देखकर वो समझ जाता है कि ये वही प्रेस रिपोर्टर है। फिर वो बाहर खुली हवा का आनंद लेने जाता है और अंदर आकर फिर से अपने काम में लग जाता है। नोड भी इस केस को लेकर अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था, लेकिन दोस्तों मेहनत हमेशा रंग लाती है। इसे परफेक्ट मैच मिल जाता है। फिर वो जॉन के पास कॉल करता है और बताता है कि 2 भाई हैं और कातिल उनमें से ही एक है। प्रेस रिपोर्टर स्टीना उस कातिल की कजिन है। मैं कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जॉन कहता है सुनो मेरे भाई, गाड़ी आराम से चलाना। फिर अगले दिन जब नोड अपना सामान लेकर वहां से निकलने लगता है तो उसकी वाइफ पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि आधे रास्ते तक मैं ड्राइव करके तुम्हारे साथ चलूंगी, तब तक तुम झपकी ले लेना क्योंकि तुम सारी रात से सोए नहीं हो। फिर मैं ट्रेन से वापस आ जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन अपने साथियों के साथ अपने बॉस के पास जाता है और उनको कातिल के बारे में बताता है कि कातिल का नाम डेविड निल्सन है और वो अकेला रहता है। उसने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। 2004 में वो उसी एज ब्रैकेट के अंदर आता था और उसका भाई बाल बच्चों वाला नौकरी पेशे वाला इंसान है। सभी सबूत इसी की तरफ इशारा करते हैं। फिर उसका बॉस कहता है कि ढेरों लोग हैं जो बाल बच्चेदार होते हुए भी अपराध करते हैं। जॉन कहता है तो हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब की बार मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, वरना कातिल को भागने का मौका मिल जाएगा। इस काम के लिए मुझे स्पेशल फोर्स चाहिए और हम कल सुबह उसे पकड़ने जाएंगे जब वो सो रहा होगा। फिर उसका बॉस डेविड निल्सन को पकड़ने के लिए उसका अरेस्ट वारंट जारी कर देता है, लेकिन मुसीबत अभी भी टली नहीं थी क्योंकि बाहर उससे मिलने के लिए प्रेस रिपोर्टर स्टीना आ जाती है। वो कहती है कि हमारे बीच एक डील हुई थी कि कातिल के मिलते ही तुम मुझे सब कुछ बताने वाले थे। अब तुम मुझे बताओ कि हमारे छोटे से शहर में स्पेशल फोर्स क्या कर रही है। क्या तुम्हें वो मिल गया है? मुझे उसका नाम बताओ। जॉन कहता है कि तुम उसके बारे में छापकर एक झटके में ही सब कुछ बर्बाद कर दोगी। हमें एक बार उसको गिरफ्तार कर लेने दो, फिर जब वो हमें अपना बयान दे देगा उसके बाद तुम जो चाहो छाप सकती हो। स्टीना कहती है कुछ तो बताओ उसके बारे में। जॉन कहता है बस इतना समझ लो कि तुम्हारे बिना उसको पकड़ना नामुमकिन था, इसलिए इस खबर का पहला हक तुम्हारा ही है। कल उसको पकड़ते ही तुम्हें कॉल करूंगा। फिर रात को जॉन और नोड दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से मिलने आते हैं। नोड कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरी डिटेल में कुछ भी कमी रह गई तो इसका सारा ब्लेम मुझ पर ही आ जाएगा। जॉन कहता है तुम इस तरह की बातें मत सोचो, आओ चलकर थोड़ी देर सो लेते हैं, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। फिर सुबह 6 बजे उठकर जॉन अपनी कुली की ही कार में जाकर बैठ जाता है। उनको भी खुशी के मारे आज रात नींद नहीं आ रही थी। तभी उनके पास से स्पेशल टास्क वाले गुजरते हैं और डेविड की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग डेविड को धर दबोचते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और उसकी तस्वीरें खींची जाती है। अब सब लोग उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी रीटा वहां पर आती है और बताती है कि डीएनए मैच कर गया है, यही असली कातिल है। ये न्यूज सुनने के लिए जॉन के कान तरस गए थे। अब उसकी 16 साल की मेहनत रंग ले आई थी। फिर वो नोड के पास कॉल करता है और बताता है कि वही कातिल है। मैं तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त हो कहाँ? नोड कहता है मैं बस अपना फैमिली ट्री खोजने के लिए आया था। फिर कुछ देर बाद जॉन और फैंसी डेविड का बयान लेने के लिए जाते हैं। फिर जॉन कहता है डेविड हमें सबूत मिले हैं कि तुमने ही अदनान और गुनीला का खून किया है, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? डेविड कहता है हाँ, मैंने ही उन्हें मारा था। फिर जॉन पूछता है तुमने उन दोनों को क्यों मारा? डेविड कहता है क्योंकि सिर्फ 2 की ही जरूरत थी।
2 खून करने के बाद ही मेरे मन को शांति मिलने वाली थी। जॉन पूछता है, ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? फिर डेविड कहता है, मेरे दिमाग ने। फिर कुछ देर बाद जब नोड वहां पर आता है तो जॉन बताता है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दरअसल वो बहुत ही अकेला इंसान है। पिछले 2 सालों में उसने सिर्फ 6 बार फोन कॉल किए थे, और वो भी अपने भाई को। वो अपने घर के आसपास की दुकानों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। शायद इसीलिए अब तक हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर वे लोग अपनी कामयाबी के लिए जश्न मनाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जॉन पीटर के घर जाता है और बताता है कि हमें कातिल मिल गया है, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ये बात जानकर पीटर भावुक हो जाता है और जॉन का शुक्रिया अदा करता है। फिर जॉन अदनान के अबू के पास कॉल करता है और उनको भी ये खुशखबरी देता है। फिर वो घर जाकर अपनी वाइफ के गले लगकर रोने लगते हैं। उनकी बेटी माया भी अब बड़ी हो चुकी थी और वो भी अपने भाई के कातिल के पकड़े जाने पर खुश थी। दूसरी तरफ फैंसी अपने कोलीग के साथ डेविड के भाई के पास जाती है और उसे उसके भाई की करतूत के बारे में बताती है। फिर उनके जाने के बाद वो अपने भाई की तस्वीरें देखता है और सोचता है कि मैं अक्सर अपने बच्चों को अपने भाई के पास अकेला ही छोड़ जाया करता था। फिर जॉन और नोड दोनों अदनान की फैमिली से मिलने जाते हैं। अदनान के अबू कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा। उस कातिल ने तो हमें जीते जी मार डाला था, हमारी तो उसने जिंदगी ही तबाह कर दी थी। मेरा बेटा बहुत ही प्यारा था, उसके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग आए थे। तुमने अपना वादा निभाया जॉन, तुमने उसे पकड़ ही लिया। फिर वो जॉन को अपने बेटे की घड़ी उपहार के रूप में दे देते हैं। जब जॉन घड़ी लेने से मना करता है तो अदनान के अबू कहते हैं, प्लीज मैं ये दिल से चाहता हूँ। फिर जॉन वो घड़ी रख लेता है। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है जो कि उनकी छोटी बेटी थी। इन लोगों ने इस लड़की का नाम गुनीला रखा था क्योंकि जिस औरत ने अदनान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी उसका नाम भी गुनीला था। फिर वहां से निकलकर जॉन अपने बेटे हेनरी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। फिर वो अपने बेटे को कहता है कि अब मेरे पास वक्त ही वक्त है और मैं ये सारा वक्त तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर हेनरी कहता है, क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें। फिर वो अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, आपने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेट्स। फिर अपने बेटे के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जॉन भावुक हो जाता है। अब नोड भी पहले की तरह ही अपनी क्लासेस शुरू कर देता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो सभी लोगों को फ्री डीएनए किट भी बांटता है। लेकिन तभी उससे मिलने के लिए प्रेस रिपोर्टर स्टीना आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इंटरव्यू एक आर्टिकल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, शायद मुझे तुम पर एक किताब लिखनी चाहिए। फिर वो नोड को अपनी एक फोटो दिखाती है जिसके अंदर वो उस कातिल डेविड के साथ खड़ी थी। फिर नोड अपना इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा वो सब एक सच्ची घटना पर आधारित था। मैं मानता हूँ वीडियो देखते वक्त आप किसी किसी जगह पर बोर हो गए होंगे, लेकिन अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कुछ भी फेर बदल करता तो वो इस केस के साथ नाइंसाफी होती। सो प्लीज, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लगे कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा है। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।